हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लास। तो आज मैं BA-BSc BCom सेकेंड ईयर वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। हर वर्ष आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के बिना तो आपका क्वेश्चन पेपर ही अधूरा होता है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में रट कर जाने हैं बिल्कुल ही। तो आइए हम फटाफट से सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, अधिसूचना किसे कहते हैं? अधिसूचना का एक उदाहरण लिखिए, या विज्ञप्ति या अधिसूचना क्या है, इसके स्वरूप को नमूना देकर समझाइए। देखिए, विज्ञप्ति और अधिसूचना दोनों एक ही होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहा जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको यही उत्तर लिखना है। विज्ञप्ति को अधिसूचना भी कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, सरकार की ओर से जनसाधारण तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि की जो सूचना प्रसारित की जाती है उसे अधिसूचना कहते हैं। यह अधिसूचना राजपत्र गजट में भी प्रकाशित होती है, यानी यह अखबार में भी निकाली जाती है। यदि आपने कभी न्यूज़पेपर में नोट किया हो तो आपने जरूर देखा होगा कि वहाँ पर विज्ञप्ति नाम से एक नोटिफिकेशन लिखी होती है। तो इसी प्रकार से विज्ञप्ति या अधिसूचना लिखी जाती है। आपने न्यूज़पेपर में जरूर देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या है यह भी आपको याद रखना है कि इसका जो उपयोग है वह विज्ञप्ति द्वारा अध्यादेश, अधिनियम, स्वीकृत विधेयक, संकटकालीन घोषणाएं अधिसूचित की जाती है। यानी विज्ञप्ति के द्वारा जो है अध्यादेश, अधिनियम, स्वीकृत विधेयक, संकटकालीन घोषणाएं अधिसूचित की जाती हैं, यानी उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। कुछ विशिष्ट नियमों तथा आदेशों की घोषणाएं भी इसके द्वारा अधिसूचित की जाती है। सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण की सूचना भी इसी के द्वारा प्रसारित की जाती है। अगर विज्ञप्ति या अधिसूचना बहुत महत्वपूर्ण है तो असाधारण राजपत्र प्रकाशित किया जाता है। विज्ञप्ति या अधिसूचना राजपत्र के किस भाग में प्रकाशित होगी, इसका निर्देश भी प्रेस को दे दिया जाता है। विज्ञप्ति अथवा अधिसूचना वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य समझी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञप्ति का प्रारूप किस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कार्यालय का नाम व पता लिखा होता है। जिस भी कार्यालय से यह विज्ञप्ति जारी हो रही है उसका नाम व पता यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्रमांक या पत्रांक आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी कोई विज्ञप्ति देखी होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रमांक या पत्रांक संख्या लिखी होती है। इसके बाद यहाँ पर स्थान और दिनांक लिखी होती है। यहाँ पर बीच में आपको विज्ञप्ति बड़े अक्षरों में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु बीच में लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम भी लिखा होता है, उनका पदनाम भी लिखा होता है और नीचे उनके हस्ताक्षर भी हुए रहते हैं। तो यह फॉर्मेट होता है विज्ञप्ति लिखने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विज्ञप्ति या अधिसूचना का नमूना है, स्वरूप है। यहाँ पर संख्या लिखी होती है, पत्रांक संख्या है संख्या। यहाँ पर दिल्ली प्रशासन लिखा गया है, यानी जिस भी कार्यालय से जारी हो रही है विज्ञप्ति उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर जो एड्रेस लिखा गया है ये बीच में भी लिखा होता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन या फिर दिल्ली प्रशासन इस प्रकार से बीच में भी लिखा होता है। जिस कार्यालय से जारी हो रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर बीच में लिखा होता है। इसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखी जाती है। यहाँ पर एड्रेस जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी लिखना होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको बीच में मोटे अक्षरों में विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है, किस बारे में विज्ञप्ति जारी की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर आदेश से लिखा होता है। इसके बाद हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद अधिकारी का नाम लिखा होता है और इसके बाद यहाँ पर जो भी अधिकारी जारी कर रहे हैं उनका पद यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर विज्ञप्ति के नीचे की ओर बाईं ओर आपको एक मेन पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, यह जरूर आपको लिखा मिलेगा। इसका मतलब होता है कि एक एक प्रतिलिपि यानी एक एक कॉपी इनको भी प्रेषित की जाए। जैसे यहाँ पर उनका पद दिया गया है, सचिव, अध्यक्ष, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व। यहाँ पर दिया गया है एजेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोषाधिकारी नई दिल्ली, मुख्य इंजीनियर। और यहाँ पर एंड में लिखा गया है राजपत्र में प्रकाशनार्थ, यानी आपको जिस भी राजपत्र में प्रकाशित करना है वह भी यहाँ पर लिखा होता है। तो इस प्रकार से लिखी जाती है विज्ञप्ति या अधिसूचना। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रारूपण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यह जरूर देखने को मिलता है, आपको जरूर याद रख के जाना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रारूपण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा और महत्व पर प्रकाश डालिए, या प्रारूपण की परिभाषा देते हुए बताइए कि एक अच्छा प्रारूप तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, कार्यालय ज्ञापन का उदाहरण दीजिए। प्रारूपण का अर्थ स्पष्ट करते हुए अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं बताइए।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो प्रारूपण अर्थ एवं परिभाषा सबसे पहले हम देख लेते हैं, प्रारूपण क्या होता है। प्रारूपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रारूपण जो है ये शब्द अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रारूपण का अर्थ होता है कच्चा चीठा। हिंदी में इसके लिए प्रलेख, आलेख, प्रारूप, मसौदा आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रलेखन, आलेखन, प्रारूपण आदि प्रारूप के ही क्रियात्मक रूप हैं। प्रारूपण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आप कोई आलेखन तैयार करते हैं, आलेखन पूर्ण रूप से तैयार होने से पहले आपको पहले उसका प्रारूप तैयार करना होता है। पहले आपको कच्ची पेंसिल से उसका प्रारूप तैयार करना होता है, तभी पूर्ण आलेखन बनाया जाता है। तो ये जो प्रारूप तैयार किया जाता है, आलेखन को जो कच्ची पेंसिल से तैयार किया जाता है, आप इसे प्रारूपण समझ लीजिए, यही प्रारूपण है। प्रारूपण का अर्थ क्या है? प्रारूपण कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्राचार की एक प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय सरकारी कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले पत्र, सूचना आदि का कच्चा चिट्ठा या रूप तैयार करने से है। इसे तैयार करना स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आधिकारिक तौर पर दिए गए संकेत, निर्देश आदि के आधार पर प्रारूपण तैयार किया जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रारूपण का अर्थ है सरकारी कार्यालयों में पत्र, परिपत्र एवं सूचना आदि का प्रारंभिक कच्चा रूप तैयार करना, जो लिपिक या कनिष्ठ अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। कभी कभी जटिल विषय होने पर या अति महत्वपूर्ण होने पर इसको उच्च अधिकारियों द्वारा भी तैयार किया जाता है। प्रारूप तैयार हो जाने के पश्चात इसे अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारी के पास भेजा जाता है। वहां से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात इसका संशोधित रूप टंकित या मुद्रित करा लिया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रारूपण क्या है। यहाँ पर प्रारूपण की परिभाषा दी गई है, जैसा कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है। प्रारूपण या आलेखन अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ है किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा, ढांचा बनाना या मसौदा तैयार करना। इस प्रकार समस्त ज्ञात सूचनाओं के आधार पर किसी पत्रादि की प्रारंभिक रूपरेखा, जिसे अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, के तैयार करने की प्रक्रिया को प्रारूपण या आलेखन कहा जाता है। इसके बाद सफल प्रारूपण के क्या गुण होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक सफल प्रारूप में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है प्रारूप की परिभाषा पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा है प्रारूप में उल्लिखित संदर्भ, सूचनाएं, निर्देश सौम्यपूर्ण और स्पष्ट हो। तीसरा है प्रत्येक बात को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौथा है प्रारूप तैयार करते समय निश्चित वाक्यावली, प्रणाली और नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा है प्रारूप में शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद प्रारूपण का क्या महत्व है। सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी कार्यालयों की दैनंदिन कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए प्रारूपण के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्र व्यवहार में तथा सरकारी कार्यालयों एवं व्यावसायिक संस्थानों में इसकी आवश्यकता होती है। सरकारी तथा महत्वपूर्ण गैर सरकारी कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों में इसी के माध्यम से कार्य किया जाता है। प्रारूपण का प्रयोग निम्नलिखित के मध्य पत्र व्यवहार करते समय किया जाता है। पहला है एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालयों को पत्र प्रपत्र, यानी जब एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालयों को प्रपत्र भेजा जाता है तब भी प्रारूप तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को पत्र प्रपत्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने अधीनस्थ विभिन्न क्षेत्रीय व प्रशासनिक इकाइयों को पत्र प्रपत्र, आदेश, आख्या मांगना आदि। यहाँ पर प्रारूपण का एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन के शिक्षा सचिव की ओर से शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने के संदर्भ में अधीनस्थ अधिकारी को निर्गत आदेश का प्रारूप। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखना होता है संख्या या पत्रांक संख्या, इसके बाद दिनांक, इसके बाद प्रेषक, प्रेषक का यहाँ पर पद जो भी भेज रहा है, उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पर सेवा में लिखा जाता है। इसके बाद जिसको भेजा जा रहा है उसका पद यहाँ पर और उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद विषय, किस विषय में भेजा जा रहा है, जैसे शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता। इसके बाद महोदय के बाद यहाँ पर विषय वस्तु लिखी जाती है जिस बारे में भेजा जा रहा है, जैसे इस विभाग के पत्र संख्या, दिनांक की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनुशासनहीनता की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करूं। इस संबंध में मुझे यह निर्देश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्याप्त अनुशासनहीनता को समाप्त किया जाए। प्राचार्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे महाविद्यालयों में प्रविष्ट अनुशासनहीनता छात्रों के प्रवेश रद्द कर दें
और उनकी सूचना स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्रेषित करें। राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाए। परीक्षाएं ठीक समय पर संपन्न हो सके, इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए। प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं को इस संबंध में आवश्यक पत्र यथाशीघ्र निर्गत कर दिए जाने चाहिए। इसके बाद महोदय यहाँ पर नाम जो भी भेज रहे हैं, इसके बाद उनका पद और एड्रेस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रारूपण किस प्रकार से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, टिप्पणी की परिभाषा देते हुए टिप्पणी की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, या टिप्पण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। टिप्पण से क्या अभिप्राय है, टिप्पण के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, या श्रेष्ठ टिप्पण की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टिप्पण का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। प्रारूपण तथा संक्षेपण की तरह टिप्पण भी कार्यालयीय प्रक्रिया का आधार स्तंभ है। प्राय जब कोई पत्र किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में आता है, तब से उस पर कार्यवाही का एक क्रम शुरू हो जाता है और यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। इन पत्रों के अंतिम निर्णय तक कार्यालय के लिपिक अथवा अधिकारी जो अभियुक्तियाँ यानी रिमार्क लिखा करते हैं, वे टिप्पणी कहलाते हैं और इनके लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही टिप्पण कहा जाता है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टिप्पण, टिप्पणी, टिप जैसे शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अनुवाद के रूप में प्रचलित हैं। अंग्रेजी का यह नोटिंग शब्द लैटिन भाषा के नोटा शब्द से निर्मित है। बाद में अंग्रेजी के नोट शब्द से एब्स्ट्रैक्ट, ब्रीफ रिकॉर्ड या स्टेटमेंट आदि शब्दों का प्रयोग चलता रहा। इसी क्रम में कमेंट या एनोटेशन संक्षिप्त पत्र के भाव में विस्तार पा गया। संस्कृत में टिप्पणी भाषा की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। टिप जिसका अर्थ होता है प्रेरणा, क्विप, टिप, पर्ण जिसका अर्थ होता है स्तुति, प्लस अच माइनस डीस और नत्व जिसका अर्थ शब्दकोश से अर्थ है स्मरण करने के लिए कोई बात टीपने या संक्षिप्त रूप में लिखने या संक्षिप्त रूप में लिख रखने की क्रिया, किसी के संबंध में प्रकट किया जाने वाला संक्षिप्त विचार या उपकथन। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। बिहार सरकार की हिंदी व्याख्यान माला के अनुसार पत्र के सार को बतलाते हुए उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना ही टिप्पण है। भारत सरकार की कार्यालय पद्धति के अनुसार टिप्पणियां वो बातें हैं जो चिराधीन कागजों के बारे में इसलिए लिखी जाती है कि मामले को निपटाने में सुविधा हो। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार टिप्पण अभियुक्तों के लिखने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी विचाराधीन पत्र आदि के संबंध में अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टिप्पण का उद्देश्य उन बातों को जिन पर निर्णय करना होता है स्पष्ट रूप से तथा तर्क के अनुसार प्रस्तुत करना है। साथ ही उन बातों की ओर संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिखा जाता है। यह हिंदी निर्देशिका उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार है। टिप्पण का स्वरूप क्या है, पहला यहाँ पर दिया गया है। टिप्पण एक लिखित अभियुक्ति कार्यालय में विचार के लिए प्रस्तुत किसी भी प्रकार की फाइल या कागज के निपटारे के लिए होती हैं। दूसरा है इसमें विचाराधीन या प्रस्तुत कागजों में विद्यमान समस्याओं का विश्लेषण करने के पश्चात उन पर आगे की जाने वाली कार्यवाही के लिए विचार कथन अंकित किया जाता है। कागजों पर विद्यमान समस्याओं पर अधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। चौथा है यहाँ पर सही निर्णय लेने के लिए पूर्व निर्णयों अथवा दृष्टांतों का उल्लेख किया जाता है। विचाराधीन विषय से संबंधित नियम, अधिनियम तथा अध्यादेशों आदि को भी अंकित किया जाता है। टिप्पणी लेखकों द्वारा अंकित सुझावों के अतिरिक्त अन्य सुझाव तथा टिप्पणी लेखकों के तथ्य संबंधित तुर्कों का उल्लेख भी हो सकता है। विचार के लिए प्रस्तुत समस्याओं पर अधिकारियों के अंतिम निर्णय या कार्यवाही का उल्लेख होता है। इसके बाद सफल टिप्पणी की विशेषताएं हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आपको यह लिखनी है, या एक आदर्श टिप्पण कैसे लिखा जाता है, या अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर लिखना है। संक्षिप्त व सारगर्भित टिप्पणी या टिप्पणी को अच्छा समझा जाता है। आकार की दृष्टि से टिप्पणी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्राय एक शब्द से लेकर 4-5 वाक्यों तक की टिप्पणी को उचित माना गया है। उत्तम व सफल टिप्पणी की विशेषताओं को निम्नांकित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहला है समस्या का उचित समाधान। टिप्पणीकार को पत्र के उत्तर में ऐसी टिप्पणी लिखनी चाहिए जिससे समस्या का सम्यक निराकार हो सके। समाधान हेतु उसका हल या उपाय अवश्य लिखना चाहिए। विकल्प का चयन। टिप्पणीकार के मस्तिष्क में यदि समस्या के कई समाधान हो तो उनका उल्लेख करते हुए सर्वाधिक उपयुक्त समाधान हेतु आक्षेप प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा है व्यक्तिगत आक्षेप से मुक्ति। कार्यालय के वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी अथवा कर्मचारी पर व्यक्तिगत आक्षेप की टिप्पणी लिखने से सर्वथा बचा जाना चाहिए।
चौथा है यहाँ पर पूर्वापर क्रमयुक्त होना। पूर्वापर क्रम से अभिप्राय है कि टिप्पणी करते समय पूर्ववर्ती कार्यवाही आदि का संपूर्ण व क्रमिक उल्लेख प्रस्तुत करते हुए वर्तमान स्थिति की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए तथा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में उचित रूप से लिखा जाना चाहिए। एक अच्छी टिप्पणी में विचारों के पूर्वापर क्रम पर उचित ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पांचवें, पुनरुक्ति का अभाव आवश्यक। अच्छी टिप्पणी में पुनरुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, स्पष्टता उसका आवश्यक गुण है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं जो कि इसकी विशेषताएं हैं, आपको इनके टॉपिक में पढ़कर बता देता हूँ। बाकी आपको पीडीएफ से पढ़ लेना है, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सातवां यहाँ पर दिया गया है द्विअर्थक शब्दों के प्रयोग का निषेध। आठवां दिया गया है प्रथम पुरुष के प्रयोग का निषेध, यानी टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति को प्रथम पुरुष वाले वाक्य प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। नौवां है यहाँ पर विषय वस्तु का उपवर्गीकरण। इसके बाद 10वां यहाँ पर कारण का उल्लेख। 11वां यहाँ पर उचित दृष्टांत उद्धरण व हवाले। 12वां है विस्तार के स्थान पर संक्षिप्तता। 13वां है यहाँ पर टिप्पणी में कई अनुच्छेद होने पर उनकी क्रमबद्धता। पत्राचार का क्रमांक व संकेत। तो टिप्पणी की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है टिप्पणी कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या टिप्पणी के प्रमुख प्रकार का उदाहरण परिचय दीजिए। टिप्पण के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालिए। टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, टिप्पण लिखने की विधि बताइए और टिप्पण कितने प्रकार का होता है किसी एक का उदाहरण दीजिए। तो टिप्पणी मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। पहली होती है सामान्य टिप्पणी, दूसरी होती है सूक्ष्म टिप्पणी, तीसरी होती है संपूर्ण टिप्पणी, चौथी होती है विभागीय टिप्पणी, पांचवी होती है अनौपचारिक तथा औपचारिक टिप्पणी, छठी होती है नित्य क्रमिक टिप्पणी। इन सभी 6 प्रकार की टिप्पणियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं मुख्य टिप्पणी तथा आनुषंगिक टिप्पणी में अंतर क्या होता है। देखिए, मुख्य टिप्पणी जो होती है किसी विषय अथवा समस्या पर लिपिक अथवा सहायक अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम तैयार की गई टिप्पणी को मुख्य टिप्पणी कहते हैं। ये सामान्य अथवा संपूर्ण किसी भी रूप में तैयार की जा सकती है। और आनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है, मुख्य टिप्पणी के नीचे जोड़ी गई टिप्पणियाँ आनुषंगिक टिप्पणी कहलाती है। लिपिक द्वारा तैयार टिप्पणी से सहमत होने पर अधिकारी उस पर नीचे दाईं ओर अपने हस्ताक्षर करके वापस कर देता है। फाइल जिस श्रृंखला से गई थी उसी श्रृंखला में वापस आती है। यदि वह अधिकारी उसमें कुछ और लिखना आवश्यक समझता है तो भेज देता है। यह आवश्यक नहीं कि अधिकारी उस टिप्पणी से सहमत हो। ऐसी अवस्था में वह दूसरी टिप्पणी तैयार करता है। वह पहली टिप्पणी को अस्वीकृत कर दूसरी टिप्पणी को तैयार करने के लिए आदेश भी दे सकता है। इसके बाद यहाँ पर कार्यालय टिप्पणी का उदाहरण दिया गया है। कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र की प्राप्ति होती है, उस पर कार्यालय लिपिक की टिप्पणी किस रूप में लिखी जाती है उसका विवरण निम्न प्रकार से है। कुछ पहले यहाँ पर लिखा होता है सेवा में, उसके बाद प्राचार्य, यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा मेरठ कॉलेज मेरठ, इसके बाद महोदय। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से मुझे हिंदी गोष्ठी में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस हेतु मुझे 21 दिसंबर 2000 जो भी सन है से 29 दिसंबर जो भी सन है आपको डालना है तक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आभार सहित। यहाँ पर दिनांक डाली जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थी लिखा होता है, जो भी प्रार्थी है प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर पद लिखा होता है, जो भी विभाग है यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है। इस प्रार्थना पत्र पर कॉलेज के कार्यालय की टिप्पणी इस रूप में हो सकती है कि प्रार्थना पत्र में आवेदित अवकाश के समय स्वतः ही शीतकालीन अवकाश रहेगा। विभागाध्यक्ष ने भी प्रार्थना पत्र को अग्रसारित किया है। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो भी नाम है वे लिखा होता है, यहाँ पर उनका पद हो जाता है। तो यह कार्यालय टिप्पणी का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रारूपण तथा टिप्पण में क्या मूलभूत अंतर है स्पष्ट कीजिए, अथवा टिप्पण और प्रारूपण में अंतर बताइए। टिप्पण और प्रारूपण में अंतर बताते हुए विभागीय टिप्पण का परिचय दीजिए। विभागीय टिप्पण से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। या टिप्पण की परिभाषा स्पष्ट करते हुए टिप्पण में प्रारूपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो टिप्पण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। टिप्पण अभियुक्त के लिखने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी विचाराधीन पत्र आदि के संबंध में अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दी गई है द्वारिका प्रसाद सक्सेना के द्वारा। यहाँ पर प्रारूपण तथा टिप्पण में कुछ अंतर दिए गए हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले पत्र, परिपत्र एवं सूचना आदि का पहला कच्चा रूप तैयार करने को प्रारूपण कहते हैं, जबकि पत्र का सार प्रस्तुत कर उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना टिप्पणी है। दूसरा है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारूप का कच्चा रूप अनुमोदित हो जाने पर वह अंतिम शुद्ध रूप धारण करता है, जबकि टिप्पणी में न पहले कच्चा रूप तैयार होता है और न ही उसमें संशोधन किया जाता है, बल्कि इसमें प्रारूपण के लिए विशेष सामग्री तैयार की जाती है।
प्रारूप का ढांचा व नियम निश्चित होते हैं। इसका प्रारंभ, मध्य तथा अंत भी नियमानुकूल होता है, जबकि टिप्पणी का रूप निश्चित नहीं होता। टिप्पणी लेखक को अनेक आंकड़े तथा नियम, पूर्ण निर्णय तथा सुझाव आदि एकत्र करने पड़ते हैं। इनके आधार पर ही वह आदेश मांगता है। चौथा अंतर यहाँ पर, प्रारूपण कार्यालय में प्राप्त पत्र का उत्तर मात्र है। प्राय उन पत्रों जिनकी विषय वस्तु विवादाग्रस्त नहीं होती या जिनमें कोई सूचना मांगी जाती है पर प्रारूपण लिखा जाता है, यह प्राय संक्षिप्त होता है। इसके अतिरिक्त टिप्पणी में किसी प्रतिवेदन, आवेदन या विचारणीय विषय के सभी मुद्दे संक्षेप में लिखे जाते हैं। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि कोई प्रमुख बात न छूटे और अधिकारियों का समय भी नष्ट होने से बचे। टिप्पणी में निर्णय के लिए आवश्यक विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। पांचवां अंतर यहाँ पर, टिप्पणी यानी टिप्पणी प्रारूपण का मूलाधार होती है। संबंधित कर्मचारी किसी विषय, आवेदन या प्रतिवेदन के विभिन्न पक्षों पर अपनी टिप्पणी लिखते हैं। कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचने पर जब फाइल पुनः कनिष्ठ लिपिक के पास आती है, तब अंकित टिप्पणी को दृष्टि में रखते हुए कोई कुशल कर्मचारी और अधिकारी अपना प्रारूप तैयार करता है। इस प्रकार टिप्पणी प्रारूप का मूलाधार होती है। छठा है यहाँ पर, प्रारूपण में विषय का संकेत करते हुए मसौदा तैयार किया जाता है। जब यह मसौदा स्वीकार हो जाता है, तब उसे अन्य कागज पर उतारकर पत्र का रूप दे दिया जाता है। दूसरी ओर टिप्पण का कार्य एक आलेख से दूसरे आलेख को जोड़ता है। कार्यालय में जब कोई आलेख प्राप्त हो जाता है, तब उस टिप्पण का कार्य लिपिक द्वारा प्रारंभ किया जाता है। लिपिक से लेकर उच्चाधिकारियों तक टिप्पणी के आधार पर उस पत्र के उत्तर के रूप में भेजे जाने वाले आलेख का प्रारूप तैयार करते हैं। विभागीय टिप्पणी का परिचय, जब कई विभागों से कोई बात मांगनी हो तो विभागीय टिप्पणी या टिप्पण लिखी होती है। विभागीय टिप्पणी, कुछ पत्रों में ऐसे मुद्दे भी होते हैं कि जिन पर कोई एक अनुभाग स्वयं टिप्पणी नहीं लिख सकता। उनके लिए भिन्न भिन्न विभागों से अलग अलग आदेश प्राप्त किए जाते हैं। टिप्पणीकार प्रत्येक मुद्दे पर अलग अलग टिप्पणी तैयार करके उन पर आदेश प्राप्त करता है। इसी टिप्पणियों को अनुभागिक अथवा विभागीय टिप्पणी कहते हैं। यहाँ पर विभागीय टिप्पण के कुछ उदाहरण हैं। पहला है, मूल रूप में ही इस टिप्पणी के साथ लौटाया जाता है कि अपेक्षित सूचना पहले ही इस कार्यालय के पत्र संख्या, दिनांक द्वारा भेजी जा चुकी है। दूसरा है, मंत्रालय ने जो कागज मांगे हैं वे इस फाइल के साथ लगा दिए गए हैं। तीसरा है, इस विषय के पहले कागज पत्र अनुभाग को अंतरित कर दिए गए हैं। यह अनुभाग कृपया इस बारे में आगे की कार्रवाई के लिए देख ले। नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है, प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व हम मंत्रालय से उन कागजों को साथ लगा देने का अनुरोध करते हैं जिनमें ये रियायतें मंजूर की गई हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस को रिवीजन जरूर करके जाएँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।